और चलिए अब खबरों को देखते हैं विस्तार से। सबसे पहले बात कर लेते हैं कोरोना की, जिसका फैलाव, जिसकी रफ्तार जो है वो और तेज पर तेज होती जा रही है। सबसे बड़ा ब्लास्ट कोरोना का रायपुर में सामने आया, छत्तीसगढ़ में सामने आया। सोमवार को रिपोर्ट जारी की गई है रोजाना की, इसमें रिकॉर्ड 3,336 नए मरीज मिले हैं और रायपुर की संख्या इस आंकड़े में 3,336 के आंकड़े में रायपुर से इस बार भी सबसे ज्यादा संख्या निकलकर सामने आई। 756 मरीज यहां पर संक्रमित पाए गए हैं। कोरोना से 18 लोगों की जान भी चली गई और इसके अलावा 954 मरीज डिस्चार्ज हुए, लेकिन उसके मुकाबले संक्रमित मरीजों की संख्या जो है वो बहुत तेजी से आगे जाती हुई 3,300 के भी पार कर गई है। एक्टिव मरीजों की संख्या फिलहाल 33,645 है और कुल पीड़ितों की संख्या बढ़ते हुए अब 67,327 हो चुकी है। अब तक कुल 573 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं और 33,109 लोगों ने कोरोना को मात दी है। अवधेश हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर, उनसे कोरोना को लेकर अपडेट और लेते हैं। अवधेश, जिस तरीके से ये 3,336 नए मरीज मिले हैं, अब तक की सबसे बड़ा ये आंकड़ा है, लेकिन क्या इसको लेकर कोई गंभीरता नजर आ रही है? बेड की व्यवस्था तो है नहीं। जमीनी हकीकत यही है कि लोग परेशान हैं, होम आइसोलेशन किया जा रहा है, लेकिन कई लोग तो ऐसे हैं जिनको पता ही नहीं चल रहा कि वो कहां जाएं, कैसे अपना इलाज कराएं। बिल्कुल, धरातल पे देखिए स्थिति काफी बिगड़ती जा रही है, क्योंकि जिस तेजी से अगर एक दिन में छत्तीसगढ़ में 3,336 मरीज सामने आएंगे और महज 900 की संख्या में डिस्चार्ज होंगे और एक्टिव मरीजों की संख्या अगर 33,000 के पार हो जाएगी, तो समझा जा सकता है कि जो तमाम जो व्यवस्थाओं का दावा धरातल पे किया गया था, वो तमाम दावे अब जो है वो नाकाफी साबित हो रहे हैं। क्योंकि जिस तेजी से संक्रमण बढ़ता जा रहा है, संक्रमण से सबसे पहले लगाम कब लगेगा, ये एक बड़ी चुनौती है, बड़ा सवाल बना हुआ है। क्योंकि जैसे ही अगस्त माह की शुरुआत हुई और आंकड़े 1000 के आसपास पहुंचने लगे, तो ऐसा लगा कि छत्तीसगढ़ में कोरोना का संक्रमण सर्वाधिक गति से है। लेकिन जैसे ही सितंबर माह की शुरुआत हुई और 2000 के बाद अब 3300 तक अगर प्रतिदिन पहुंच रहा है, तो समझा जा सकता है कि स्थिति बेहद चिंताजनक है। धरातल पे कोशिशें की जा रही है, सरकार ये कह रही है कि कोशिशें की जा रही है, तमाम इंतजाम कर लिए जाएंगे, लेकिन वास्तविक हकीकत यही है कि अस्पतालों में हाल बेहाल है। न केवल शासकीय सेंटरों पे तमाम बेड जो है वो कमोबेश शून्य की स्थिति में बचे हुए, जो शेष बेड की स्थिति है वो शून्य हो चुकी है, बल्कि निजी अस्पतालों में भी जितनी क्षमता उससे अधिक मरीजों की भर्ती करने की स्थिति बनते जा रही है। ऐसे में एकमात्र विकल्प होम आइसोलेशन को लेके भी कई तरह की पेच है कि आपको जब तक एक MBBS डॉक्टर आपको अधिकृत नहीं करेगा, तब तक आप होम आइसोलेशन पे नहीं रह सकते। होम आइसोलेशन में भी रोज फोन करने के निर्देश दिए गए हैं, लेकिन वहां भी काफी की दिक्कतें हैं कि अगर तबीयत बिगड़ रही है तो ऐसे में अस्पताल जाने के लिए मरीजों को कई देर तक इंतजार करना पड़ रहा है। तो स्थिति समझी जा सकती है कि धरातल पे काफी उलझी हुई है, धरातल पे स्थिति काफी गंभीर है। अब कैसे इस स्थिति से सरकार जो है लोगों को बाहर निकालेगी, अवधेश, मुख्यमंत्री ने अभी कोरोना रथ रवाना किया और लोगों से अपील की कि वक्त पर अपना कोरोना का टेस्ट करा लें ताकि स्थिति गंभीर ना हो जाए, ऐसा ना हो कि देर हो जाए तो फिर परेशानी बढ़ जाए। लेकिन इस टेस्ट के कराने के बाद, रिपोर्ट आने के बाद फिर क्या करें, ये भी तो उनके सामने समस्या, मरीजों के सामने। बिल्कुल, देखिए काफी गंभीर समस्या है कि रिपोर्ट अगर पॉजिटिव आ जाए तो उनको भर्ती कहाँ कराया जाए, दाखिला कहाँ दिया जाए। क्योंकि जिस तरह से शून्य की स्थिति बन चुकी है बेड की उपलब्धता को लेके, लगातार इस बात का जिक्र किया जा रहा है कि बेडों की संख्या बिल्कुल है नहीं। ऐसे में टेस्ट का जो दर है वो 20,000 के पार करने के लिए 22,000 का टारगेट तय किया गया है कि प्रतिदिन 22,000 टेस्ट होंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि टेस्ट रिपोर्ट आने में भी जो अभी भी 2 से 3 दिन, 4 दिनों का जो वक्त लग रहा है आम लोगों के, तो वो 4 दिनों तक संक्रमण का खतरा जो बना हुआ है, संक्रमण फैलने का जो खतरा है, उसका तोड़ अब तक नहीं निकाला जा सका है। उस पे कैसे लगाम लगाया जाए, उस बात की भी चिंता अब तक नहीं हुई है। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि आंकड़े बढ़ते जा रहे, स्थितियां बिगड़ते जा रही है, धरातल पे कोशिशें की जा रही है, लेकिन तमाम कोशिशें कोरोना के संक्रमण के सामने नाकाफी ही साबित हो रही, जिसका सीधा खामियाजा जो है वो आम जनता भुगत रही है। शुक्रिया अवधेश आपका इस जानकारी के लिए। और चलिए आगे बढ़ते हैं। बिलासपुर से बड़ी खबर इस वक्त की बता रहे हैं आपको। यहां पर भी 255 नए कोरोना पॉजिटिव मरीजों की पुष्टि हुई है। सिम्स में जूनियर डॉक्टर समेत 5 स्टाफ जो है सिम्स का, ये भी कोरोना पॉजिटिव हो गए। 2 दिन पहले 3 लोगों की
मौत जो हुई उनकी रिपोर्ट कोरोना नेगेटिव आई है। तो ये बड़ा आंकड़ा अब दूसरे शहर से भी निकलकर सामने आने लगा है। बिलासपुर में भी संक्रमण कितनी तेजी से फैल रहा है इसको आप समझ लीजिए कि यहां भी बड़ी संख्या में लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। 255 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं और ये बहुत ज्यादा अलार्मिंग सिचुएशन बिलासपुर के लिए भी, क्योंकि छत्तीसगढ़ में सबसे पहले पायदान पर अगर कोई शहर है तो वो रायपुर है, जहां पर 700 और करीब पिछले कुछ दिनों की बात करें तो वहां आंकड़ा 900 तक पहुंच गया था, 900 के भी पार चला गया था। और दूसरे अगर बात की जाए दूसरे शहर की तो बिलासपुर, जहां पर 255 लोग पॉजिटिव आ रहे हैं, कोरोना नए कोरोना पॉजिटिव मरीजों की पुष्टि हुई है। और दुर्ग की बात कर ले तो दुर्ग में भी 24 घंटे में 311 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं। देखिए हर शहर में संख्या बढ़ती जा रही है और तेजी से बढ़ती जा रही है। बिलासपुर में जहां 255 तो दुर्ग में तो 311 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिल गए। 11 मरीजों की इलाज के दौरान मौत हो गई है। जिले में कोरोना संक्रमितों की संख्या 6000 को भी पार कर गई है। तो दुर्ग में भी अलार्मिंग सिचुएशन, यहां पर भी तेजी से मरीजों की संख्या बढ़ती हुई रोजाना जो रिपोर्ट आ रही है इसमें दुर्ग और बिलासपुर में मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। राजनांदगांव की अगर बात कर ली जाए तो राजनांदगांव भी वो जिला जहां पर कोरोना के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। यहां पर देखिए सोमवार को 330 कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। तो ये एक रिकॉर्ड यहां पर भी बन गया राजनांदगांव में भी कि 330 कोरोना संक्रमित मरीज राजनांदगांव में मिले। और इसके बाद दुर्ग की बारी आती है और उसके बाद बिलासपुर की बारी आती है। तो ये 4 बड़े शहर जो हैं यहां पर कोरोना मरीजों की संख्या में बहुत तेजी से इजाफा होता जा रहा है। रायपुर रायपुर के बाद राजनांदगांव का नंबर आता है, उसके बाद दुर्ग का नंबर आता है और फिर बिलासपुर का नंबर आता है। और यहां 200 के पार आंकड़ा हर शहर में जा चुका है। रायपुर में 700 पार हो चुके हैं मरीज, रोजाना 700 से ज्यादा मरीज सामने आ रहे हैं। तो दूसरी तरफ राजनांदगांव में भी यह आंकड़ा 330 को पार कर गया। और कवर्धा की अब बात कर लेते हैं। कवर्धा में भी कोरोना का रिकॉर्ड टूट गया। सोमवार को 164 संक्रमित मरीज कवर्धा में सामने आए और कुल आंकड़ा यहां पर 1100 को भी पार कर गया है। तो ये जो रोजाना मरीज सामने आ रहे हैं और बड़ी संख्या निकल रही है, आज 3300 से ज्यादा मरीज जो सामने आए हैं उनमें ये बड़ी संख्या बड़े जो जिले हैं वहां की सामने आ रही है। कवर्धा में भी 164 संक्रमित मरीज सामने आए। राजनांदगांव में 330 का यह आंकड़ा हो गया। इसके अलावा दुर्ग में भी ये 300 को पार कर गया है। बिलासपुर में 255 हो गए हैं। और राजधानी रायपुर की बात की जाए तो 700 से ज्यादा मरीज यहां पर भी मिले। इधर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बड़ा फैसला लेते हुए कहा है कि बस्तर के युवाओं को रोजगार देने के लिए एक विशेष पुलिस बल बनाया जाएगा। इससे न सिर्फ उनको रोजगार मिलेगा बल्कि नक्सल प्रभावित जिलों में रहने वाले युवाओं को मुख्यधारा से जोड़ने में मदद मिलेगी। सीएम ने कहा है कि यह भर्ती पंचायत स्तर पर की जाएगी, जिसके लिए स्थानीय स्तर पर अफसरों को निर्देश दे दिए गए हैं। प्रदेश सरकार के इस फैसले से जहां नक्सल प्रभावित जिलों में युवाओं को नौकरी मिलेगी बल्कि संबल भी मिलेगा, दूसरी तरफ सरकार के इस फैसले से नक्सलियों की कमर तोड़ने में भी मदद मिलेगी। इधर छत्तीसगढ़ के सभी मेडिकल कॉलेजों में अब ऑक्सीजन प्लांट लगाने की तैयारी शुरू कर दी गई है। स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने इसके लिए 5 दिनों के भीतर टेंडर जारी करने के निर्देश जारी कर दिए हैं और 1 महीने में ऑक्सीजन प्लांट लगाने का निर्देश भी दिया है। अभी सिर्फ रायपुर मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन प्लांट है। इसके अलावा 3 नए बनने वाले मेडिकल कॉलेजों में भी ऑक्सीजन प्लांट लगाने की तैयारी है। गौरतलब है कि प्रदेश में कोरोना पीड़ितों की मौत की बड़ी वजह ऑक्सीजन की कमी बन रही है और इसके देखते हुए सरकार ने यह फैसला लिया है। जिम्मेदारियां हैं उसकी समीक्षा होती है। 10 खंड में अभी व्यवस्थाओं को बांटा गया है। कंट्रोल रूम से लेके, ट्रेसिंग से लेके, पेशेंट्स को पहुंचाने से लेके, व्यवस्था से लेके, सामान खरीदी से लेके, तो ये सभी बातों की समीक्षा होती है। आज एक महत्वपूर्ण निर्णय ये लिया गया कि 9 मेडिकल कॉलेजेस नए और पुराने मिला के जो सैंक्शन हुए हैं, यहाँ ऑक्सीजन प्लांट स्वास्थ्य विभाग अपनी तरफ से स्थापित करेगा। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला हुआ है। IMA के
अध्यक्ष जी से भी चर्चा हुई कि आप निजी क्षेत्र के जो अस्पताल हैं वो किस प्रकार से प्रबंधन और सहयोग कर सकते हैं, आप आपस की मीटिंग लेके बताएं कि आप आईएमए के प्रतिनिधि हैं तो निजी क्षेत्र क्या कर सकता है इसमें, खुद वो कितने बिस्तर उपलब्ध करा सकते हैं, कितने आईसीयू उपलब्ध करा सकते हैं, और उस व्यवस्था में जहां कोविड और नॉन कोविड ट्रीटमेंट के आने जाने के द्वार और व्यवस्थाएं एकदम पृथक हों, एक ही जगह से आना जाना ना हो। कोविड आइसोलेशन से लेके कोविड केयर सेंटर से लेके कोविड ट्रीटमेंट सेंटर्स के बीच में व्यवस्थाओं की जो कमी की बात आ रही है, दवाइयाँ समय से नहीं पहुँच रही हैं कि नहीं पहुँच रही, डॉक्टर्स उनसे दिन में 2 बार बात करना है, वो बात कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। कोविड केयर सेंटर में जहाँ पर कभी पानी की बात आती है, कहीं भोजन की बात आती है, कहीं सफाई की बात आती है, इनको क्या कर सकते हैं, इनके लिए क्या कर सकते हैं। पेशेंट्स की या जो कोविड केयर सेंटर में लोग गए हैं, इनको क्या एक्टिविटी हम दे सकते हैं। एक जैसे बोरियत वाली बात आती है कि हम क्या करें, हम बोर हो रहे हैं, कुछ करने को नहीं है, तो क्या एक्टिविटीज़ हम इनके लिए दे सकते हैं, उस पर भी चर्चा। के बाद आपका स्वागत है। धमतरी जिले के रावा गांव स्थित देसी शराब की दुकान में 14 लाख रुपए की लूट का मामला सामने आया है। 2 बाइक पर पहुंचे 4 नकाबपोश बदमाशों ने करीब रात 2 बजे इस वारदात को अंजाम दिया। आरोपों के मुताबिक लुटेरों ने सबसे पहले दोनों गार्ड्स के साथ मारपीट की, इसके बाद उन्हें बंधक बना लिया गया और फिर दुकान का सीसीटीवी कैमरा भी तोड़ दिया गया। इसके बाद दुकान में रखे 14 लाख रुपए लेकर ये भाग निकले। बताया जा रहा है कि 2 दिन बैंक बंद होने की वजह से पिछले 3 दिनों की बिक्री का रुपया दुकान में ही रखा था। मामले की सूचना मिलते ही अर्जुनी पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है। गौरतलब है कि रायपुर के आरंग में भी बीते दिनों ठीक इसी अंदाज में शराब की दुकान में लूटपाट की गई थी। जानकारी पुलिस को मिली थी जिसमें रावा शराब भट्टी में लूट के संबंध में जानकारी सामने आई है और इसमें 4 नकाबपोश उस घटनास्थल पर गए हैं और वहां पे जो 2 गार्ड पहले से ड्यूटी कर रहे थे उन लोगों के साथ में उन्होंने मारपीट की है और उन्हें बंधक बनाने के बाद में वहां पर रखा हुआ चेस्ट अपने साथ में लेके गए हैं। सुकमा के मिनपा में 7 महीने पहले हुई मुठभेड़ को लेकर आईजीपी सुंदरराज ने बड़ा खुलासा किया। 2 दिन पहले सुकमा में एटापाड में हुई पुलिस नक्सली मुठभेड़ के दौरान जो साहित्य पुलिस को बरामद हुआ है उसमें नक्सलियों ने अपने टॉप मोस्ट लीडर्स को पत्र लिखा है। इसमें मिनपा में नक्सलियों को भारी नुकसान का जिक्र भी है। आईजी के मुताबिक उस समय पुलिस ने 3 बड़े नक्सलियों को मार गिराया था। इसके अलावा नक्सलियों ने 23 और साथियों के मारने की भी बात इसमें स्वीकार की है। में जो डॉक्यूमेंट्स मिला है उस डॉक्यूमेंट में कुल जगरुंडा एरिया कमेटी का 12 माओवादी कैडर और पश्चिम बस्तर इलाका का 11 माओवादी कैडर, इस प्रकार का 23 माओवादी कैडर का कहने के नुकसान होने का इस पर जिक्र हुआ है। और जो डॉक्यूमेंट्स मिला उसका भी कोई गोंडी भाषा में है, उसका ट्रांसलेशन की जा रही है। उसके बाद साथ जो भी पब्लिक जानकारी के लिए जो लायक विषय होगा तो उसका हम खुलासा करेगा। और अब बात करते हैं ईमानदारी की मिसाल की। बैंक से 9 लाख रुपए निकालकर वापस लौट रहे साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के एक रिटायर्ड कर्मचारी के बैग से 2.5 लाख रुपए सड़क पर गिर गए। शाम को घर से टहलने निकली एक युवती की इस पर नजर पड़ी और नजदीक के ही संचालित एक अपरिचित के चॉइस सेंटर में पहुंची और घटना की जानकारी दी। इसके साथ ही चॉइस सेंटर के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे का फुटेज भी खंगाला गया और रिटायर्ड कर्मचारी गणेश साहू का पता लगा। इसके बाद पूरी रकम उन्हें वापस लौटा दी गई। एक लड़की है पड़ोस में, सरस्वती गभेल के नाम से, वो लड़की आकर बताई कि मुझे कुछ पैसा मिला है। मैंने तत्काल बिना समय व्यर्थ किए हुए मैं अपने चॉइस सेंटर में वीडियो खंगाला। उस बीच मुझे पता चला कि यहाँ 2 लाख मिला है। मैंने तुरंत रजगमर चौकी और नज़दीकी SBI बैंक में संपर्क किया। उसके बाद में सवेरे उस व्यक्ति जिस व्यक्ति का पैसा ले जा रहे थे 9 लाख, उसमें का 2.5 लाख यहाँ गिर चुका था। उसको मैं बाकायदा यहाँ बुलाकर वीडियो फुटेज दिखाया, फिर मैं उसको समर्पण।
इधर दंतेवाड़ा में माडरी नाला पार करने के लिए आदिवासी ग्रामीणों ने जुगाड़ से 70 मीटर झूला पुल बना दिया। इसी झूला पुल के सहारे दर्जनों गांव के 10,000 से अधिक आदिवासी आना जाना करते हैं। बरसात के समय इंद्रावती नदी पार करने का क्षेत्र पूर्णतः टापू में तब्दील हो जाता है। सरकार ने बरसात के समय इंद्रावती नदी पार करने के लिए बोट की व्यवस्था तो की, लेकिन माडरी नाला पार रहने वाले लोगों की मुश्किलें फिर भी कम नहीं। इसको कौन बनाएगा? इसके बाद ग्रामीणों ने बल्ली और पेड़ से की टहनियों से इस जुगाड़ कर इस पुल को बना दिया। ये पुलिया 4 बल्लियों के सहारे टिकी है और जानकार इसमें सस्पेंशन ब्रिज की टेक्निक होना बताते हैं। कोरबा के केंदई रेंज में इन दिनों हाथियों का उत्पात जारी है। किसान अपनी जान की परवाह किए बगैर अपने खर्च से मशाल जलाकर, टॉर्च और पटाखे फोड़कर हाथियों को खदेड़ रहे हैं। पिछले 4 दिनों से कोरबी सर्किल के ग्राम सिटी पखना रोदे फुलसर में हाथियों ने उत्पात मचा रखा है। उधर घायल हाथी झुंड से अलग होकर पाली सर्किल के कुलहरिया साली पहाड़ में 1 सप्ताह से डेरा डाले हैं। उसके पैर में सूजन है, उसकी हालत में कोई सुधार नहीं हो रहा। वन परिक्षेत्र अधिकारी अश्विनी चौबे हाथी का समुचित इलाज कराने की बात कहते नजर आए। कोरोना काल में बिलासपुर के कानन पेंडारी जू की आर्थिक व्यवस्था चरमरा सी गई है। वन्य प्राणियों की देखरेख के साथ अन्य व्यवस्थाओं के लिए प्रबंधन को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बिना पर्याप्त व्यवस्था वन्य प्राणियों के भविष्य पर खतरा मंडराने लगा है। दरअसल कोरोना के कारण सरकार के आदेश के बाद कानन जू लंबे समय तक बंद रहा। अनलॉक के साथ इसे फिर से पर्यटकों के लिए शुरू करने की अनुमति दी गई, लेकिन कोरोना का खौफ ऐसा कि अभी भी विजिटर्स उतनी तादाद में जू नहीं आ रहे हैं जिस संख्या में कोरोना काल से पहले आया करते थे। एक यहाँ का फेवरेट टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। पहले काफ़ी ज़्यादा आय होता था गेट मनी के रूप में, जिससे कानन पेंडारी के संचालन में किसी प्रकार का व्यवधान या दिक्कतें नहीं आती थी। पिछले कुछ महीनों से कोविड-19 के बाद निश्चय रूप से हमारे जो रेवेन्यू है उसमें बहुत गिरावट आई है और थोड़ा सा कहा जाए तो अभी हमें फंड्स वगैरह की कमी तो है ही। तो